हेलो एवरीवन। बजट 2024-25 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रिकॉर्ड 7वीं बार कल यहां पे प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस बजट से निराशा ही प्राप्त हुई। इस बजट का अगर विश्लेषण हम देखें तो जहां गरीबों को सब्सिडी देने की बात की गई है, अमीरों को रेवड़ी बांटी गई है, वहीं मध्यम वर्ग को सिर्फ मिला है तो टैक्स पर टैक्स। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें इस बजट में कई तरीके की चीजों को लेकर के यहाँ पे समस्याएं भी हैं। कई लोगों को यहाँ पर बजट अच्छा भी लगा है तो कई लोगों के लिए बजट यहाँ पे समस्याकारी भी रहा है। खासकर मध्यम वर्ग को अगर हम देखें तो उनके लिए बजट सिर्फ टैक्स से रिलेटेड ही रहा है। टैक्स की यहाँ पे दरों को भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन कई तरीके की छूटों के वादे भी इसमें किए गए हैं। आज हम यहाँ पर इस बजट के अलग अलग वर्गों के माध्यम से इसका विश्लेषण करेंगे, किस तरीके से किस वर्ग को क्या मिलने वाला है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इससे आपके आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत, सेविंग, इनकम टैक्स जैसे यहाँ पे कई अलग अलग मुद्दों को हम इसमें विश्लेषण करेंगे। सारी चीजों को यहाँ पर बजट का विश्लेषण करते हुए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो बजट आया है ओवरऑल यहाँ पे बजट का पर्सपेक्टिव क्या है, एक नजर में हम इसे देख लेते हैं। बजट है कितना? देखिए, हर साल जो बजट हम प्रस्तुत करते हैं उसमें जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा यहां पर इस तरीके के आंकड़े आपको बजट में देखने को मिलते हैं। जो 2022-23 के एक वास्तविक आंकड़े 3 साल के आंकड़े इसमें होते हैं। 2022-23 का जो होता है वास्तविक आंकड़ा होता है, 2023-24 का जो होता है फिर आपका बजट अनुमान होता है, 2023-24 का ही देखा जाए तो संशोधित अनुमान होता है, और 2024-25 का जो इस साल बजट प्रस्तुत किया गया है कल यहाँ पर, वो बजट अनुमान होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पर ये 3 साल का आपको देखा जाए तो बजट होता है, और ये आपको प्राप्तियां और व्यय होता है। यानी कि बजट मूलतः होता क्या है, कितनी आय हुई, कहां हमने खर्च किया, इसी का लेखा जोखा हम बजट कहते हैं। अब मूल रूप से जो बजट है इसमें प्राप्तियां देखें 2 तरीके की हैं, राजस्व प्राप्तियां होती हैं और पूंजी प्राप्तियां होती हैं। राजस्व प्राप्तियों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें जहां पर 31,29,200 करोड़ यहां पर बताया गया है, वहीं अगर हम देखें पूंजी प्राप्तियों के संदर्भ में 16,91,312 करोड़ की प्राप्तियां यहां पर सरकार को होने वाली हैं। व्यय की बात करें तो सरकार यहां पे खर्च कितना करने वाली है, तो राजस्व के अंतर्गत देखा 37,09,401 करोड़ रुपए यहां पर भारत सरकार खर्च करने वाली है। वहीं पूंजी के संदर्भ में देखें तो 11,11,111 करोड़ यहां पे सरकार खर्च करेगी। ये इनकी आय है और ये इनका व्यय, यानी कि खर्च ज्यादा करने वाली है और इनकम यहां पर कम होने वाली है। एक घाटे का बजट के तौर पर इसे प्रस्तुत किया गया। तो बजट किस तरीके का है, एक घाटे का बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। बजट के दृष्टिकोण से देखिए किसको क्या दिया गया है, तो यहां पर इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे बजट के साथ साथ टैक्स की दरों के बारे में, जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे चर्चा का विषय है। देखिए इस साल यहां पे किसको कितना बजट यहां पे मिला है, तो केंद्र प्रायोजित और केंद्र की वो योजनाएं जिन्हें सबसे ज्यादा बजट इस साल के आंकड़े में मिला है। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा बजट मिला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर के, जहां पे 2,05,250 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। दूसरा यहां पे सबसे बड़ी यहां पे योजना है 1,68,464 नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसी तरह रोड वर्क्स सड़क परिवहन मंत्रालय को 1,15,093 करोड़, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़, पोषण अथॉरिटी सब्सिडी के तहत 45,000 करोड़, पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर 84,600 करोड़, यूरिया सब्सिडी को 1,19,000 करोड़, और नई लाइनों गॉज कन्वर्जन और डबलिंग के लिए यहां पर रेलवे के लिए यहां पर रेलवे को मिला है 68,635 करोड़ का यहां पर बजट। लेकिन सारे बजट में देखिए रेवड़ियां बांटी गई हैं, अमीरों के लिए कहा जा रहा है, और गरीबों को यहां पे सब्सिडी दे दी गई। लेकिन मध्यम वर्ग को क्या मिला, मध्यम वर्ग को मिला है यहां पे टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, चाहे वो इनकम पे लगने वाला हो, चाहे वो कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला हो, चाहे आपके यहां पर सेवाओं पे लगने वाला टैक्स हो, जीएसटी लगने वाला टैक्स हो, हर तरीके के टैक्स ही आपको यहां पर पे करने हैं। जो सेविंग्स के मात्र कहते हैं, निवेश भी करें, यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, बचत करें, तो कहां से करें। अब यहां पर अगर हम देखें इस साल के बजट में जो कर को लेकर यहां पे प्रस्तुत किया गया मॉडल है वो अपने आप में यहां पर सोचनी है। यहां पर लगातार एक जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया था तभी यहां पर कई सारे लोगों में निराशा व्याप्त हो गई थी, और ये एक बार फिर से निराशा को और भी बढ़ाती हैं। कर राहत की जो बात यहां पर की गई है, नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना इस बार यहां पर बजट में प्रस्तुत किया गया है। देखिए पहले यहां पे जो संरचना थी 0 से 3 लाख रुपए, जो इस यहां पर देखिए अब आपको सुने, यानी कि सिर्फ 3 लाख की आय वाले व्यक्तियों को इस बार अब टैक्स में छूट है। जैसे ही आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा होती है आपको टैक्स देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, जैसे ही आप 3 से 7 लाख के दायरे में आते हैं आपका टैक्स बढ़कर हो जाएगा 5%, सीधा 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा।
7 से 10 लाख वालों को यहां पे 10% टैक्स देना है, 10 से 12 लाख वालों को 15% टैक्स देना है, 12 से 15 लाख वालों को यहां पे 20% टैक्स देना है और 15 लाख से अधिक वालों को यहां पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसको लेकर देखिए जो नई कर व्यवस्था है इसमें कुछ यहां पर बातें कही गई हैं कि लोग यहां पे टैक्स बचा भी सकते हैं। कैसे? तो यहां पे बताया गया कि अगर आप नई कर व्यवस्था में कोई वेतन भोगी कर्मचारी हैं, ठीक है, वेतन भोगी कर्मचारी हैं, तो उन्हें यहां पर आयकर में 17,500 रुपए तक का कर लाभ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लगभग 4 करोड़ वेतन भोगी और पेंशन भोगियों को आयकर में राहत देने की बात की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि जो वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए जो स्टैंडर्ड आपके डिडक्शन होंगे उन्हें 50,000 से बढ़ा करके 75,000 रुपए किया गया है। दूसरी तरफ पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ा करके आपको 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये कुछ यहां पे संशोधन भी किए गए हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको तुलना करके देखें, जो नई टैक्स की स्लैब दरें आई हैं और पुरानी जो टैक्स की स्लैब दरें थी उसमें डिफरेंस कितना आया है। देखिए यहां पे पहले था कि आपको देखिए 3 लाख तक दोनों में ही यहां पे चाहे वो पुराने स्लैब हो चाहे नए स्लैब हो इनमें टैक्स नहीं लगता था। लेकिन पुराने स्लैब में अगर हम देखें जहां पे 3 से 6 लाख में आपको 5% देना था, वहीं नए स्लैब में आपको 5% यहां पर 3 से 7 लाख में। उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं यहां पे टैक्स दर में राहत मिलेगी, कम से कम 5 लाख तक या 6 लाख तक वाले लोगों को यहां पे टैक्स में राहत मिलनी चाहिए, जो कि यहां पर मिली नहीं है और ये एक बड़ी निराशा यहां पर आई है। जैसे महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, लोगों की बचत होती नहीं और आप टैक्स पे टैक्स यहां पर ले रहे हैं। 6 से 9 लाख वाले जहां पर आपकी पुरानी जो दर थी 10 लाख लिया जाता था, 10% लिया जा रहा था, वहीं अब 7 से 10 लाख वालों पर यहां पर 10% टैक्स लगेगा। पुरानी स्लैब दर में 9 से 12 वालों को 15% देना था, अब 10 से 12 वालों को 15% देना है। इसी तरह 12 से 15 लाख वालों को 20% टैक्स दर जो थी पुरानी में थी, अब यहां पे 12 से 15 वालों को सेम यहां पर भी है, 15 लाख पर 30% दोनों में है, यानी कि कॉमन है। कुछ डिफरेंसेस आई हैं जो आपके ऊपर के स्लैब दरों में डिफरेंस हुए हैं। इसके साथ आपको टैक्स देना कितना होगा, अगर हम रुपए में बात करेंगे तो परसेंटेज की हमने यहां पे बात की। यदि न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स है और यहां पर टैक्स देना कितना है वो भी देख लीजिए। यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए सालाना रहनी है तो आपको एक भी रुपए टैक्स के रूप में नहीं देना, लेकिन जैसे ही आप 3 से 7 लाख रुपए में आएंगे तो आपको सालाना यानी यहां पर कि आपको 20,000 रुपए जो है 5% के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। 7 से 10 लाख रुपए की आय है तो 10% का होगा, यानी कि करीब 50,000 रुपए आपको टैक्स देने हैं। 10 से 12 लाख में 15% यानी करीब 80,000 रुपए टैक्स देने हैं। 12 से 15 लाख में 20% यानी कि 1,40,000 आपको टैक्स देना है और 15 लाख से ज्यादा है तो 30% यानी कि 1,40,000 रुपए आपको टैक्स के रूप में पे कर देना है। तो ये देखा जाए आपको कितने पैसे यहां पर पे करने हैं टैक्स के रूप में। वहीं अगर हम ओल्ड टैक्स स्लैब्स की बात करें तो यहां पर कितना देना होता था। ओल्ड टैक्स में देखिए जो पहले लगता था, पहले इसमें था सिर्फ 2.5 लाख, 2.5 लाख पर देखिए 0% एक टैक्स लगता था। 2.5 से 5 लाख पे 5% लगता था, यानी कि 12,500 आपको टैक्स देना था। 5 से 10 लाख में देखा जाए तो 20% टैक्स लगता था, यानी कि 1,12,500 रुपए और 10 लाख से अधिक की आय पर 30% यानी 1,12,500 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। यानी कि टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। 5 लाख तक की जो उम्मीद थी यहां पर मीडियम या मध्यम वर्ग को, वो यहां पर इस साल के बजट में मिला नहीं है। ओल्ड टैक्स रेजिम में देखा जाए 5 लाख के इनकम टैक्स पर यहां पर आपको कैसे यहां पे बचत की जा सकती है। तो यहां पर यदि आपकी कुल टैक्स जो देना आपको है 2.5 लाख तक, देखिए आपको टैक्स लगना नहीं था तो सीधा सीधा एक भी रुपए नहीं लगते थे। लेकिन जैसे ही 2.5 से 5 यानी कि अगर 2.5 लाख और आपकी इनकम बढ़ जाती है उसमें पूरे पर 5% लग जाता था, यानी कि 12,500 रुपए आपको टैक्स के रूप में पे करने होते थे। अब इसमें होता क्या था कि ये 87A के तहत 12,500 रुपए सरकार आपको माफ कर देती थी। तो इस तरीके से 5 लाख तक की इनकम आपको सीधा सीधा बच जाती थी और ओल्ड टैक्स रेजिम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के तहत यहां पर 87A के तहत ये छूट आपको दिया करती थी। तो इस तरीके से टैक्स के संदर्भ में सरकार के द्वारा जो उम्मीद यहां पर मध्यम वर्ग को थी वो मिली नहीं है और ये एक निराशा यहां पर है। लेकिन कई सारी चीजों के सस्ते होने, महंगे होने की स्थिति भी रही है। कई अलग अलग क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो घोषणाएं की हैं वो भी यहां पे समझ लेते हैं, यानी कि पूरा बजट आपको देखने में कैसा लगता है। अब चलिए बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपभोक्ता पहुंच और शिकायत को लेकर के सरकार ने इस साल के अपने बजट में किस तरीके के वादे यहां पर किए हुए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले पीएम सूर्य घर योजना जो लगातार यहां पे चर्चा का विषय रही है। सरकार के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख यहां पे आवेदन प्राप्त हुए। दूसरा, विद्युत भंडारण समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीनीकरण ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति भी लाई जाएगी।
इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी और स्मॉल मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास किया जाएगा। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यानी कि AUSC प्रौद्योगिकी के प्रयोग से NTPC BHEL का एक संयुक्त उद्यम परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र को स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ हार्ड टू अबेट उद्योगों के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें इन उद्योगों के वर्तमान परफॉर्मेंस, अचीव एंड ट्रेड पद्धति में इंडियन कार्बन मार्केट पद्धतियों में परिवर्तित करने के लिए एक उपयुक्त यहां पर इन्हें बनाया जाएगा। और 60 क्लस्टरों में सूक्ष्म लघु उद्योगों के निवेश, ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद देखा जाए अवसंरचना के क्षेत्र में किस तरीके के यहां पर बजट में क्या क्या वादे किए गए हैं, क्या सुधार किए जाएंगे और क्या चीजें लागू किए जाने की बात की गई है। तो इस साल के बजट में हम देखें अवसंरचना के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का यहां पे प्रावधान है, जो हमारे जीडीपी का करीब 3.4% है। राज्यों को उनके अवसंरचना निवेश में सहायता के लिए 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण के प्रावधान किए गए हैं। वहीं PMGSY का चरण 4 25,000 ग्रामीण बसावटों के 12 मासी सड़क संपर्क मुहैया कराया जाएगा। सिंचाई के दृष्टिकोण से देखें तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं असम हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन के लिए, उत्तराखंड सिक्किम को बादल फटने के लिए, फ्लैश फ्लड्स के लिए, भूस्खलन के कारण होने वाली हानि से राहत देने के लिए सहायता यहां पर आपको प्रदान की जाएगी। यहां पर अलग अलग राज्यों के लिए यहां पर सब्सिडी दी जाएगी, सहायता यहां पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके बाद रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को लेकर के यहां पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, लगातार रहा है। इस साल के बजट में यहां पर रोजगार उत्पन्न करने को लेकर एक निर्देश यहां पे दिए गए हैं, जिसमें से एक योजना है कि प्रधानमंत्री का एक पैकेज है जो रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 3 योजनाएं घोषित करता है। योजना का जिसमें पहली बार रोजगार पाने वाले व्यक्तियों के लिए EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का 15,000 रुपए की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। दूसरा जो योजना है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने का निर्णय लिया गया है। रोजगार पाने के पहले 4 वर्षों में उनके EPFO योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। और तीसरी योजना है नियोक्ताओं का समर्थन, यानी कि नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्ष तक उनके प्रतिमाह 3,000 रुपए तक की EPFO योगदान के लिए प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उनको उत्पन्न करने के लिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, उनके वेतन संबंधी चीजों को लेकर के यहाँ पे सरकार की घोषणाएं रही हैं। इसके अलावा IBC और अधिकरण को लेकर के सरकार ने भी यहाँ पे कुछ कदम उठाए हैं। देखिए मूल मुद्दा यहाँ पे रहा है, कई सारी यहाँ पे उद्योगों और यहाँ पर कंपनियों के दिवालिया और उससे संबंधित समस्याएं भी रही हैं। इन समस्याओं को निपटाने के दृष्टिकोण से परिणामों को बेहतर बनाने के लिए दिवाला शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को बनाने का यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ LLP के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPACE की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। क्लोजर के समय को यहां पर आपको कम किया जाएगा ताकि चीजों को जल्दी यहां पर जो केसेस हैं उनको सुलझाया जा सके। इसके अलावा जो ऋण वसूली के अधिकरणों को मजबूत किया जाएगा, जिसके तहत वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त अधिकरणों की भी स्थापना की जाएगी ताकि इन्हें तेजी से निपटाया जा सके। शहरी विकास को लेकर के इस साल के बजट में क्या क्या प्रमुख रहा वो भी देख लेते हैं। शहरी विकास में देखें मूल रूप से सरकार के द्वारा जहां आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों को सुनियोजित विकास, यानी कि शहरों के साथ साथ आसपास के एरिया को डेवलप करना, मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास को लेकर के काम किया जाना, उसकी रूपरेखा तैयार किया जाना, 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजनाएं और सेवाएं डेवलप करना, 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास परियोजनाएं, PM आवास योजना के तहत शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को यहां पर इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हॉट अथवा स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से रोजगार भी उत्पन्न करना है। और औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किराए के मकानों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को अफोर्डेबल यहां पर घर मिल सके रेंट के लिए। इसी तरह रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को लेकर के सरकार के द्वारा कुछ और भी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का पैकेज कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और कौशल विकास कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें
हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 ITI का उन्नयन करना, राज्यों और उद्योगों के सहयोग से परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना, शीर्ष कंपनियों के में यहां पर इंटर्नशिप की सेवाएं डेवलप करना, जिसके तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को यहां पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5000 रुपए मासिक मानदेय जो 12 माह यहां पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। उद्योगों के दृष्टिकोण से इस साल के बजट में कुछ यहां पर ज्यादा घोषणाएं नहीं की गई हैं, लेकिन कुछ विशेष पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि 100 शहरों में उसके आसपास के निवेश हेतु यहां पे प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क डेवलप किया जाना, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दिया जाना और खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज अस्थियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन यहां पर स्थापित किया जाएगा, यानी कि तेजी से खनन के कार्यों को आगे बढ़ाना, कॉरिडोर्स को विकसित करना और औद्योगिक पार्कों के निर्माण पर ज्यादा बजट में ध्यान दिया गया है। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से इस साल के बजट में अगर हम देखें तो महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को करीब यहां पर 3 लाख करोड़ यहां पर आवंटित किए गए हैं, उनके विकास को ध्यान में रखकर। वहीं भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी, यानी कि डाक और बैंकिंग सेवाएं जो होती है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यहां पर उसकी अवसंरचना को विकसित करना, बैंकिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्रों को यहां पर जोड़ना, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी यहां पर पूरा किया जाएगा, यानी कि पोलावरम परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए यहां पर निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कि आंध्र प्रदेश जो कि यहां पर अब एनडीए सरकार का हिस्सा है उसको यहां पर बड़े यहां पे प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं और यहां पे सहायता राशि भी ज्यादा उपलब्ध कराई गई है। विनिर्माण एवं सेवाओं के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एमएसएमई सेक्टर को भी यहां पर इस साल के बजट में कुछ खासा ध्यान दिया गया, जैसे कि लगभग हर साल एमएसएमई को काफी बढ़ावा इस सरकार की तरफ दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर में दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे, इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। नई व्यवस्था क्या है कि मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ यहां पर किया जाएगा। वहीं एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन इकाइयों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी इसके तहत दी जाएगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों के बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड पर ई कॉमर्स निर्यात केंद्र भी आपको स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अवसंरचना में हम देखें किन किन चीजों को विकसित और किया जाएगा, तो कुछ महत्वपूर्ण गलियारों के विकास को लेकर बजट भी आवंटित किया गया है, जैसे कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में गया औद्योगिक केंद्र को विकसित किया है, यानी कि यहां पर बिहार को एक इंपॉर्टेंस में दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से कई यहां पे सड़क परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा, जिसमें हम देखें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़कों में के काम में तेजी और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला पुल। यहां पर बिहार को मूल रूप से इसमें यहां पर आप देखें तो ये काफी सारा बजट आवंटित किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 15,000 करोड़ की एक विशेष सहायता राशि आपको आंध्र प्रदेश को भी दी जा रही है, यानी कि यहां पर जो अमरावती उनकी जो राजधानी बननी थी उसको यहां पे 15,000 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान के तहत अगर हम देखें तो जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत देखें आकांक्षी जिले और जनजातीय बहुल ग्रामों में मूल रूप से जनजातीय परिवारों को पूर्ण रूप से कवरेज प्रदान किया जाएगा और इसमें 63 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोग यहां पर इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे। रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए महिलाओं और छात्रों को लेकर किस तरीके की घोषणाएं इस साल के बजट में की गई हैं? मूल रूप से अगर हम देखें तो उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। दूसरी तरफ सरकार संवर्धित कोष के गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा और इस उपाय से प्रतिवर्ष करीब 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। घरेलू संसाधनों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि पर 3% वार्षिक छूट और ब्याज के लिए यहां पर सुविधा दी जाएगी। छूट के लिए ई वाउचर्स यहां पर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए यहां पर देखा है, ये हमने यहां पर डिस्कस किया है, रोजगार से जुड़ी यहां पर 3 योजनाएं लागू गई हैं। हाँ, कृषि क्षेत्र को लेकर के अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में यहां पर 1.52 लाख करोड़ रुपए को यहां पर घोषणा की गई है बजट की।
जिसमें से किसानों के लिए 32 कृषि बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च पैदावार जलवायु अनुकूल किस्में यहां पर जारी की जाएंगी। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को मजबूत समर्थन दिया जाएगा। क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी आपको बनाए जाएंगे, यानी कि कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा यहां पर सरकार निर्णय करीब 1.5 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रही है। इसके अलावा बजट की कुछ प्राथमिकताएं अगर हम देखें तो कई यहां पर अलग चतुर्थिक समृद्धि और सशक्त विकास के पद को यहां पर प्राथमिकता दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। कौन कौन से? तो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ावा देना, विनिर्माण और सेवाओं को बेहतर बनाना, अवसंरचनाओं को यहां पर मजबूत करना, रोजगार कौशल को यहां पर सृजन करना, शहरी विकास पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, नवाचार अनुसंधान विकास को यहां पर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाना, ऊर्जा संरक्षण में नए तरीके के प्रयोगों को करना, लोगों को इसमें शामिल करना और नई पीढ़ी के सुधारों को लेकर के लगातार कार्य करना। ये सारी चीजें यहां पर अगर हम देखें तो आपके इस साल के बजट में मूल रूप से ध्यान देकर बनाई गई हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के दृष्टिकोण से कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देने की बात इस साल के बजट में की गई है, जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI के देश के 400 जिलों में DPI का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण अब किया जाएगा। वहीं 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी आपको जारी किए जाएंगे। झींगा मछली ब्रूड स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति को तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन को लेकर के देखा जाए साल के बजट में भी कुछ विशेष पहलुओं को शामिल किया गया है। पर्यटन कैसे बढ़ाया जाए, इसमें यहां पर कुछ क्षेत्रों पर काम करने की बात की गई, जैसे कि गया में स्थित विष्णुपद मंदिर, बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी गौरवपूर्ण महत्ता के पुनरुत्थान पर काम किया जाएगा और उड़ीसा को एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए यहां पे सहायता प्रदान की जाएगी। अगली पीढ़ी के सुधार को लेकर के देखा है इस बजट में क्या क्या यहां पे महत्वपूर्ण सुधार कार्य करने की बातें की गई हैं, क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं रही हैं। इसमें देखिए प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटलीकरण की रफ्तार को बढ़ाना, जन विश्वास विधेयक 2.0 कारोबार में आसानी को और भी बेहतर बनाएगा, राज्यों को कारोबार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, डेटा प्रबंधन शासन को बेहतर बनाने के लिए सेक्टरवार डेटाबेस तैयार किया जाएगा, एक समिति नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी ताकि वित्तीय विवेकशीलता और बनाए रखने के साथ प्रासंगिक मुद्दों का भी समाधान किया जा सके। यह सारा कुछ यहां पे अगली पीढ़ी के सुधार के तहत यहां पे शामिल होगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर को लेकर सीमा शुल्क प्रस्तावों में भी यहां पे सरकार के द्वारा किस तरीके की बातें की गई हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि ब्रूड स्टॉक, पॉलीकीट, वॉर्म्स, श्रिम्प, फिश फीड, BCD को घटाकर यहां पर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया। बतख गूस से मिलने वाले रियल डाउन फिलिंग मटेरियल BCD को कम करने का भी प्रस्ताव इस बजट में है। वहीं स्पैंडेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए मिथाइलेन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट पर BCD को 7.5% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4 करने का यहां पर प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा कैंसर मरीजों को राहत देने के लिए 3 दवाओं को सीमा शुल्क पूरी तरीके से यहां पे हटाने का निर्णय लिया गया है। मोबाइल फोन, मोबाइल PCBA, मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% करने का सुझाव रखा गया। 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट, 2 पर बेसिक कस्टम ड्यूटी करने का भी प्रस्ताव है। वहीं सोलर सेल पैनल के निर्माण में उपयोग आने वाली छूट पंजीकृत सामान की यहां पर सूची भी विस्तार की गई है। रजिस्टर के विनिर्माण के लिए ऑक्सीजन की फ्री कॉपर पर सीमा शुल्क हटाने और कनेक्टर के विनिर्माण के लिए कुछ पार्ट्स को कर से छूट देने के प्रस्ताव, यानी कि सीमा शुल्क से संबंधित अप्रत्यक्ष करों को लेकर के कई अलग अलग चीजों पे छूट और यहां पर आपको प्रदान की गई है। इसके अलावा अवसंरचना को लेकर के हमने यहां पर इसको डिस्कस कर लिया है पहले ही। नवाचार अनुसंधान और विकास को यहां पे मजबूती देने के लिए सरकार ने इस बजट में क्या किया है, देखिए बेसिक अनुसंधान प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान, राष्ट्रीय शोध,
कोष की यहाँ पर स्थापना की जाएगी ताकि यहाँ पर देखा जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया था, अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को अगर आप टक्कर देना चाहते हैं तो आपको रिसर्च पर ध्यान देना होगा। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय कोष से निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अगले 10 साल के दौरान 5 गुना विस्तार के लिए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी भी यहाँ पर आपको कोष प्रदान किया गया। भूमि संबंधी सुधार और कार्यवाहियों को लेकर के बजट में क्या कहा गया है, तो यहां पर अगर हम देखें तो शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भू प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग भवन संबंधित उपनियम में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जमीनों का अनन्य भूखंड संख्या की पहचान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण कार्यालय भी आपको स्थापित किए जाने के डिसीजन लिए गए हैं। यानी कि एक तरीके से भूमि संबंधी जो सुधार हैं, भूलेखीकरण, उनका सभी का डिजिटलीकरण और डेटा तैयार करना। श्रम सुधारों को लेकर के बजट में देखा तो ई श्रम पोर्टल के माध्यम से दूसरे कई पोर्टलों को वन स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान किया जाएगा और इन सबको एकीकृत कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था शामिल हो नौकरी चाहने वालों, संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदान करने वालों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करना। उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए श्रम सुविधा समाधान पोर्टल का नवीनीकरण भी देखा जाए तो इसके माध्यम से किया जाएगा। पूंजी और उद्यमिता सुधार के दृष्टिकोण से देखा है तो सरकार के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में विजन और रणनीति दस्तावेज के तहत अगले 5 वर्षों के लिए एक एजेंडा यहां पर तय किया जाएगा। जलवायु वित्त संबंधी प्रावधान, जलवायु कार्यवाहियों के लिए पूंजी की उपलब्धता को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI और विदेशों में निवेश संबंधी नियमों को आसान बनाना। FDI अंतर्प्रवाह को बढ़ा सके, विदेशों में निवेश के लिए भारतीय रुपए के उपयोग के यानी कि भारतीय मुद्रा का विदेशों में इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रयोग को भी बढ़ावा देने के प्रयास में शामिल होंगे। एक तरीके से जलवायु, वित्तीय क्षेत्र और FDI पर यहां पर ध्यान देना, भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करने को लेकर के यहां पर प्लान किया गया है। आयकर अधिनियम का देखा जाए तो यहां पे कुछ सरलीकरण आपको किया गया है, जिसके तहत करों का पुनर्निर्धारण, कैपिटल गेन और कराधान यहां पर देखें तो आयकर अधिनियम 1961 को पढ़ने और समझने में यहां पर इसे आसान बनाने को लेकर सरकार की तरफ से कुछ प्रयास भी किए गए हैं। रीओपनिंग और पुनर्निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से लेकर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक कर से छूट आय पर 50 लाख या उससे अधिक हो। यानी कि यहाँ पे टैक्स के दायरे में किस तरीके का परिवर्तन होंगे, इसको लेकर के कब उसको रीनिर्धारण उसका किया जाएगा, इसको लेकर एक समय सीमा निर्धारित की गई है और साथ ही यहाँ पे 50 लाख रुपए तक के एक स्लैब्स को भी निर्धारित किया गया है। सर्च मामलों जैसे 10 वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष पहले 6 वर्ष की समय सीमा के प्रस्ताव यहां पर करने होंगे। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभों पर अब कर जो है 20% की दर से लगेगा। सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% का कर देना, यानी कि कैपिटल जो गेन टैक्स है वहां पर उसे आपको 12.5% कर दिया गया है। और 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत आपको कर दिया जाएगा, यानी कि 1 साल से ज्यादा है तो वो भी अब कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आ जाएगा। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद विश्वास योजना 2024 भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप्स को यहां पे बढ़ावा देने को लेकर के भी इस साल के बजट में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई, जैसे कि भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए निवेशकों की सभी श्रेणियों को यहां पर एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव, यानी कि जो एंजल टैक्स अब तक लगता था वो खत्म हो गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट जो टैक्स की दर थी 40% था, उसे 35%। देखिए अब विदेशी कंपनी जो कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए उसे बढ़ाना चाहिए तो सरकार उसे घटा रही है, मध्यम वर्ग पर टैक्स कम करना चाहिए तो उसे वो बढ़ा रही है, यहां पर उल्टा ही चल रहा है। देश में घरेलू क्रूज का परिचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों पर सरल कर व्यवस्था। देश में कच्चे हीरे की बिक्री करने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सुरक्षित हार्बर यहां पर आपको दर बनाई जाएगी। एनपीएस नियोक्ता के द्वारा किए जा रहे योगदान के कर्मचारियों के वेतन के 10% से बढ़ाकर उसे 14% करने का प्रस्ताव। और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, उपक्रम नई कर व्यवस्था के विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14% तक के व्यय को यहां पे कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। पर्यटन को लेकर के हमने यहां पे बता ही दिया है कि गया, बोधगया, राजगीर इत्यादि उड़ीसा के क्षेत्र में यहां पर निवेश किए जाएंगे। अंततः यहां पर आप देख सकते हैं बजट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों कुल अंतरण यहां पर कितना किया जाने वाला है, तो वो आप देखें। देखिए यहां पे 2022-23 में जहां पे 17.06 लाख करोड़ हस्तांतरण किए गए, 2022-23 में देखा 18.65 जो कि अनुमान था, लेकिन किए गए 20.99 लाख करोड़ जो संशोधित अनुमान के रूप में दिखाया गया है। और
2024-25 के बजट में अनुमान में कहा गया है कि राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र की तरफ से 23.49 लाख करोड़ जो है आपको हस्तांतरण किए जाएंगे। पूंजीगत व्यय के दृष्टिकोण से यहां पर आप देखें सरकार के द्वारा क्या खर्च यहां पे आया है। तो पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों में सृजन हेतु सहायता, प्रभावी पूंजीगत व्यय अनुदान यहां पर आप देखें तो लगातार जहां पर आपको पूंजीगत व्यय की बात करें तो 2021-22 में 5.9 से 7.4, 9.5 और 11.1% तक बढ़ गया है। वहीं अगर हम पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता जो अनुदान यहां पर सरकार की तरफ से दी गई, पहले 2021-22 में जहां 2.4 से बढ़ करके 2022-23 में 3.1 हुआ, फिर ये संशोधित अनुमान 3.2 रहा और आने वाले वर्ष में 3.9% तक जा सकता है। और इसी तरीके से जो आपके प्रभावी पूंजीगत व्यय है 8% 4 से 10.5, 12.7 से 15% तक यहां पर आपको जाने के यानी कि 15 लाख करोड़ रुपए यहां पे जाने का अनुमान बताया गया है। कर प्राप्तियों को लेकर के जो रुझान यहां पर आपको देखने को मिले हैं तो सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को लेकर के जीडीपी के कुल प्रतिशत में अगर हम देखें जो हिस्सा है सकल कर राजस्व का जो 11.3%, 11.1, 11.6 और 11.8 यानी कि लमसम आपको 11 से 12 के बीच में रहा है। वहीं इसमें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को अलग अलग देखें, जहां प्रत्यक्ष कर का दायरा हम देखें 6.2, 6.6 और 6.8 यानी कि प्रत्यक्ष कर आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है। वहीं अप्रत्यक्ष कर का जो 5.1, 5.1, 5 और 5 यानी कि अप्रत्यक्ष कर जहां पे घट रहा है, वहीं की प्रत्यक्ष कर आपका जो कर प्राप्तियां जो हैं वो उसमें लगातार इनका बढ़ा है। सरकार कहां किसको कितना खर्च यहां पे कर रही है, अंतिम यहां पे स्लाइड में वो भी देख लीजिए। हर एक बजट के अनुसार हर एक विभाग को यहां पर कितना कहां खर्च हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो सरकार यहां पर बजट अनुमान है कैसे यहां पे खर्च करने वाली है, तो ब्याज के रूप में 11,62,940, परिवहन पर 5,44,128, रक्षा पर 4,54,773, प्रमुख सब्सिडी 3,81,175, राज्यों को कर अंतरण 3,22,787, ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808, पेंशन में 2,43,296, कर प्रशासन 2,03,530, कृषि 1,51,851, गृह विभाग 1,50,983, शिक्षा में 1,25,638 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। आईटी दूरसंचार में 1,16,342, ये सभी आप यहाँ पे जो है करोड़ रुपए के अनुदान है, ठीक है, ये सभी करोड़ों में है। इसी तरह आप देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में 89,287, वित्त में 86,339, शहरी विकास में 82,570 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 68,769 करोड़, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 68,660 करोड़, सामाजिक कल्याण के लिए 56,501, वाणिज्य और उद्योग के लिए 47,559, वैज्ञानिक विभाग 32,736, विदेश मामले 22,155, योजना सांख्यिकी 6,291, पूर्वोत्तर के विकास के लिए 5900 करोड़ और अन्य के लिए 1,14,770। इस तरीके से पूरा बजट जो है इस तरीके से अलग अलग विभागों को क्षेत्रों को यहाँ पर बजट आवंटन किया गया है। तो ये है बजट का पूरा विश्लेषण। बजट आपका कैसा है, आपका रिएक्शन यहाँ पर कैसा रहा है, आपके हिसाब से बजट कैसा आया है, कमेंट के बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल आज के इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।